जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल कब बनता है, कैसे होता है? मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी किसी सॉल के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर कोएगुलेशन होता है। अब जब हम ये कोएगुलेशन होता है तो इसमें जो है इसी प्रोसेस को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में क्लियर करते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि AgI जो है वो एक सॉल है, ठीक है, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, Ki इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया। अब Ki इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दो आयंस में डिसोशिएट होएगा, K पॉजिटिव और I नेगेटिव। अब अगर यहाँ पर I नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि AgI तो न्यूट्रल है, ना ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है। अब इस कंडीशन में बात सोच लेते हैं कि ये हमारा डिस्पर्जन मीडियम है और यहाँ से ये आयंस डिस्पर्स्ड फेज की फॉर्म में इसके चारों तरफ आके इकट्ठे हो गए। अब अगर यहाँ पर AgI के चारों तरफ आयोडाइड आयन आकर के इकट्ठे हो गए तो यहाँ पर जो बनेगा चार्ज वो कौन सा बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। और अगर इस AgI के चारों तरफ हमारे पास पॉजिटिव आयन आकर इकट्ठे हो जाएं तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है बना देगा डिस्पर्जन मीडियम के चारों तरफ। अब यहाँ पर ये पोर्शन तो आपका फिक्स है, जब इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया तो वहाँ पर I नेगेटिव या K पॉजिटिव आकर के इसके अंदर जुड़ेंगे, डिस्पर्जन मीडियम में आगे डिस्पर्स फेज के आयंस आएंगे, ऐड होंगे। उस कंडीशन में इनका एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा, आइदर I नेगेटिव और K नेगेटिव। तो उस कंडीशन में ये वाली जो लेयर हमारी बनेगी ये बनेगी फिक्स्ड लेयर। ये कौन सी लेयर होएगी, फिक्स्ड लेयर। और जो आयंस अभी भी अंदर आ रहे हैं, मोबाइल आयंस हैं जो आकर के अंदर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूज्ड लेयर या मोबाइल आयंस, डिफ्यूज्ड लेयर या मोबाइल आयंस। अब इस कंडीशन में यहाँ पर दो तरह की लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है फिनोमिना के अंदर। एक फिक्स्ड लेयर जो कि आकर के सेटल हो गए आयंस उसके ऊपर, और एक जो आने की कोशिश कर रहे हैं डिफ्यूज्ड लेयर। अब उस कंडीशन में इन दोनों आयंस के बीच में चार्जेस, अपोजिट चार्ज साइन चार्जेस के बीच में जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस शुरू हो जाता है। इस तरह से इन डिफरेंट आयंस के बीच में, डिफरेंट लेयर्स के आयंस के बीच में क्या शुरू हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज्ड लेयर के अब अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में बनना शुरू हो जाता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। इसके बाद मैं आपको करवाना चाह रही हूँ, जैसे हम लोगों ने कल को पढ़ा था, एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड का एक जो एग्जाम्पल है, सबसे मतलब बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और वो आप लोगों का केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ के अंदर भी था, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं पढ़ाया था उस टाइम पे भी कि इकट्ठा एक जगह कराऊंगी। दैट इज मीजल फॉर्मेशन। और इसी के साथ मैं आपको ऐड करा रही हूँ यहीं पर क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब समझिए क्या होता है। आपको पता है कि जो हमारा सोप होता है उस वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक को हम कहते हैं हेड और एक को कहते हैं टेल। ये हेड जो होता है वो सोडियम आयन से बना हुआ होता है, यानी कि कैटायन पोर्शन होता है, और जो टेल होती है वो बना हुआ होती है एस्टर आयन से। वो टेल किससे बनी हुई होती है, एस्टर आयन से। अगर हम सोप की बात करते हैं, जिसे हम बार वर्ड भी कह देते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3 CH2 की होल पावर 16 COONA।
जिसमें ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा हो गया टेल पोर्शन और ये पोर्शन हो गया हमारा हेड पोर्शन। इसका नाम होता है सोडियम सिट्रेट। अब होता क्या है कि इसमें जब हम लोग पानी के अंदर इस सोप को डालते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में ये टूट जाता है दो हिस्सों में। टूट के क्या होता है, जो सोडियम आयन होते हैं उनकी नेचर होती है हाइड्रोफिलिक नेचर। फिलिक में एल आ गया, लविंग नेचर होगी। इट मीन्स ये जो सोडियम आयन होते हैं ये वाटर को लव करने वाले हैं, मीन्स वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। और ये जो टेल बचती है ये बन जाती है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। यानी यहाँ पर हो गया हेट वर्ड, यानी कि वाटर के साथ इसकी नहीं बनती, लेकिन किसके साथ बनती है, ये होता है ग्रीस और ऑयल लविंग। ये क्या करता है, ये वाला जो पोर्शन है यानी कि एस्टर वाला जो पोर्शन है, ये बहुत सारे एस्टर्स जाकर के क्या करते हैं, जहाँ पर भी वो ग्रीस या ऑयल होती है उसके साथ जाकर के ये जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद ये वाला पोर्शन क्या है आपका, ऑयल या ग्रीस या डस्ट जो भी कह लो, उसके साथ जाकर के ये जुड़ जाते हैं। अब ऑयल या डस्ट क्या है आपका, न्यूट्रल है, लेकिन जब ये एस्टर आयंस इसके साथ आके जुड़ते हैं तो ये पूरे का पूरा क्या बन गया, नेगेटिव पार्टिकल बन गया, ये नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल बन गया। और इस पूरे को जब एस्टर आकर के ऑयल, ग्रीस या डस्ट के साथ ऐड हो गया और इसने क्या बना दिया, एक नेगेटिव चार्ज्ड आयन बना दिया, तो ये आयनिक पोर्शन कहलाएगा आपका मीजल। और एक मीजल में 100 के करीब इस तरह के एस्टर ग्रुप आकर के इसमें जुड़ती हैं। इट इज़ नोन एज मीजल, दैट इज मीजल फॉर्मेशन। और क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप भी यही है, आपका मीजल फॉर्मेशन ही है। अब क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप में हम लोग क्या कह देते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सोप होता है उसके दो हिस्से होते हैं, ये पोलर इन नेचर होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक होता है और एक हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, इसलिए वाटर में चला जाता है। जो हाइड्रोफोबिक होता है वो जाकर के जो है वो ऑयल या ग्रीस के साथ जुड़ जाता है और मीजल का फॉर्मेशन कर देता है, और वहाँ से उस हिस्से में से उसको बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही उसको आप बाहर निकालते हैं, आप देखो अगर कभी भी पानी में आप डिटर्जेंट या सोप धो और उसमें पानी को गिरा दो तो नीचे की तरफ कुछ जमाव सा मिलता है आपको, ब्लैक ब्लैक से कलर का, वो हमारा है मीजल। क्लियर हो गया। तो वहाँ से जो सिट्रेट आयंस होते हैं वो वाटर में से या कपड़े में से क्या करते हैं, गंदगी को, ऑयल को या ग्रीस को बाहर निकाल लेते हैं, और साथ ही में क्या कर देते हैं, जब वो चीज़ें बाहर आ जाएंगी तो क्या होगा, एग्रीगेट बनेगा। वो एग्रीगेट क्या कहलाएगा, मीजल कहलाएगा। और इस तरह से हम लोगों के कपड़े जो है वो वॉश हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में, एड्जॉर्प्शन ग्राफ्स जो हमारे किस किस के बीच में बनते हैं, हमारे अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब के बीच में बनते हैं, और साथ ही में अगेंस्ट बनते हैं या तो प्रेशर के या टेम्परेचर के। तो अब इनके कंडीशंस के बिहाफ पे ये ग्राफ जो है अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आइसोथर्म। आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर, यानी ऐसा ग्राफ जो हम प्लॉट कर रहे हैं किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोथर्म। और किस किस के बीच में प्लॉट कर रहे हैं, x बाय m, यानी कि अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब प्रेशर के बीच में। तो जो ग्राफ हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड और प्रेशर के बीच में प्लॉट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। फिर बता रही हूँ, आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर। व्हेन वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन
the gas adsorbed and the pressure of gas at constant temperature is called isotherm। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रेशर है अगर आप देखें तो वो 3 फेजेस के अंदर आ रहा है। लोअर प्रेशर यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट प्रेशर यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद हाई प्रेशर जहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रही है। ऐसा प्रेशर जिसके बाद हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है, मीन्स उसके बाद चाहे प्रेशर को जितना मर्जी बढ़ा लो, उसके ऊपर गैस एड्सॉर्ब के ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती चली जाएगी। उस प्रेशर के पॉइंट को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन पॉइंट क्या आता है? जबकि हमारा आगे कोई भी काम होना रुक जाए, वो सैचुरेशन पॉइंट है। तो ऐसा प्रेशर जिस पॉइंट के ऊपर जा कर के जितना मर्जी प्रेशर को बढ़ाते चले जाओ, वहाँ पर गैस के एड्सॉर्प्शन की लिमिट ख़त्म हो जाती है, यानी उसके ऊपर और गिवन अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब नहीं हो सकती। उस प्रेशर को हम लोग कह देते हैं सैचुरेशन प्रेशर। फिर मैं बोल रही हूँ, फिर से समझ लीजिए। आइसोथर्म का मतलब क्या है? आइसो मीन्स सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर। जब हम अमाउंट ऑफ एक्स अपॉन एम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब। एक्स अपॉन एम का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब। जब हम अमाउंट ऑफ गैस और प्रेशर के बीच में एक प्लॉट करते हैं ग्राफ को, तो उसको हम लोग कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसको हम लोग बोल देते हैं आइसोथर्म। यहाँ पर x बाय एम क्या है? अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब, p क्या है? प्रेशर, t क्या है? टेम्परेचर, और ps क्या है यहाँ पर? सैचुरेशन प्रेशर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंडलिच आइसोथर्म। फ्रेंडलिच आइसोथर्म ने क्या कहा? फ्रेंडलिच आइसोथर्म ने अलग अलग, जो मैंने आपको बताया था ना, 3 पॉइंट्स बताए थे, एक लो प्रेशर, इंटरमीडिएट एंड हाई प्रेशर। यहाँ पर फ्रेंडलिच ने उन तीनों को अलग अलग हिस्सों के अंदर लेकर के ग्राफ को ड्रॉ किया। सबसे पहला है एट लो प्रेशर। लो प्रेशर के ऊपर जब हम अमाउंट ऑफ गैस और प्रेशर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये फॉर्मूला लगता है कि अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब जब इसमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया तो हमने कांस्टेंट ले लिया के, वेयर इज के इज कांस्टेंट, तो हमें ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। वी ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन। और जब हाई प्रेशर के बीच में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आपको पता है हाई प्रेशर के बाद एक पॉइंट के बाद क्या आ जाता है? सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास x अपॉन एम की वैल्यू जो होती है, जब प्रेशर एक जैसा चलता चला जा रहा है, आप देख लो ना, प्रेशर पॉइंट एक जैसा चल रहा है, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो वहाँ पर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 1। तो उस कंडीशन में गैस एड्सॉर्ब इज इक्वल टू, वैसे हमने फॉर्मूला क्या लगाया? अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया तो के लगाया, तो अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? 1। अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर यही चीज़ हम इंटरमीडिएट के अंदर लें, तो इंटरमीडिएट के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे भी देख रहे हो तो एक ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पॉइंट आ रहा है यहाँ से यहाँ तक के बीच में। तो यहाँ पर इसको मेज़र करने के लिए हम एक, आप लोगों ने मैथ्स में एक पढ़ी होगी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ी होगी, जिसका फॉर्मूला था y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। हम उस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करके इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले में दोनों तरफ लॉग ले लें, तो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया? x अपॉन एम इज इक्वल्स टू हमारा, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं इसके अकॉर्डिंगली, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? x बाई एम इज इक्वल्स टू के पी 1 बाई एन। ये जो 1 बाई एन है दैट इज़ द इंटरसेक्शन। ये आप लोग देखो, ये जो आपका पॉइंट आ रहा है ना, ये दो यहाँ पर है, ये हमारी 1 बाई एन की वैल्यू है।
और हमने अब ग्राफ किस किस के बीच में ड्रॉ किया है, लॉग x/m एंड लॉग p के बीच में। और ये जो हमारी कांस्टेंट k की वैल्यू है वो ये इतने हिस्से में से हमारी कांस्टेंट k की वैल्यू आएगी, और 1/n की वैल्यू ये जो हमारा इंटरसेक्शन आएगा उसके बीच में आएगी। उसके बाद इसका वैसे कोई ख़ास यूज़ नहीं है, सिर्फ एक है कि हाँ सिलेबस में है तो हमने करना है, अदरवाइज़ इसके भी हाफ पे कभी कभार न्यूमेरिकल आ जाता है, अदरवाइज़ ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। लेकिन हाँ इसका न्यूमेरिकल जो एक आधा आता होएगा, जब आप लोग मेरे पास क्लास लगाने आओगे तब मैं ये न्यूमेरिकल आप लोगों को कराऊंगी। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आप लोगों का एड्जॉर्प्शन आइसोबार। आइसो मीन्स सेम, बार किसकी यूनिट है, प्रेशर की। आइसो मीन्स सेम और बार किसकी यूनिट है, प्रेशर की। तो जब हम किस किस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब और टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमें क्या मिलता है, एक कर्व्ड लाइन मिलती है। ठीक है, अब ये जो आइसो बार है ये दो चीज़ों के लिए अलग अलग होगा, एक फिजिकल एड्जॉर्प्शन आइसोबार और एक केमिकल एड्जॉर्प्शन आइसोबार। ये है हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन आइसोबार। फिजिकल एड्जॉर्प्शन आइसोबार में हम लोगों को एक इस तरह की कर्व्ड लाइन मिलती है, और केमिकल एड्जॉर्प्शन आइसोबार में पहले तो वो इंक्रीज होता है फिर बाद में वो डिक्रीज हो जाता है। केमिकल एड्जॉर्प्शन आइसोबार में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो इंक्रीज होता है लेकिन फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। अब आ जाइए एड्जॉर्प्शन जो है वो आपका अगर हम लोगों ने सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर, जैसे अभी हमने ऊपर निकाला था फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना हो तो ये उसका फॉर्मूला एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा कि x/m इज इक्वल्स टू k c⁴ 1/n। तो यहाँ पर अगर दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो log x/m इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/, यहाँ वह जो 1/n है ये आपका आगे की तरफ आ गया। और आपको पता ही है कि लॉग के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू होती हैं वो सम अप हो जाती हैं, तो log k प्लस log c और जो उसके ऊपर पावर है वो आगे की तरफ आ जाएगी, और c यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट है आइसोट्रियर। ये क्या होता है, यहाँ पर आइसो मीन्स क्या है, सेम, और टीयर का मतलब है कंसंट्रेशन। यानी कि जब ग्राफ किस किस के बीच में ड्रॉ हो, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में ड्रॉ हो और उसमें x/m की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। जब क्या हो, ग्राफ किस किस के बीच में बनाए, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में बने और वहाँ पर अमाउंट ऑफ x/m क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो इसे कहेंगे आइसोटियर। जब इस तरह से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। क्लियर हो गया बेटा, यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म।